कहते हैं कि हमारे पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मादनियात हैं। हमारी जो तरबेला डैम की मिट्टी है उसके अंदर 636 अरब डॉलर का सोना है। हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है। इस बात पे, ये तरबेला की बात पे हंसने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अगले 20 साल में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? मईशत को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए चलाया तो हम कर्ज़ों के मोहताज नहीं होंगे, दूसरे गरीब मुल्कों को कर्ज़े देने के काबिल होंगे 20 साल के बाद। और अगर ऐसे ही चलता रहा, फिर मुझे नहीं पता पाकिस्तान मैप पे होगा कि नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, जो आपने इससे पहले बताया वैसा हो। हम सब वैसे ही देखना चाहते जी बिल्कुल, हम देखना चलें चाहते हैं सर। और मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि कहीं तो कोई मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आएगा और इस मुल्क की किस्मत को बदलेगा। इन हालात में हम दोबारा डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। हुकूमत तो जी। कह रहे हैं कि हम स्टेबल तो हैं कम से कम। कर्जा लेके स्टेबिलिटी होती है क्या? एक कर्जा भी इन्होंने देने से हमें इनकार किया, एक कर्जे के रोल ओवर से इनकार किया, मईशत बैठ जाएगी। तो ये तो हम वेंटिलेटर पे है। हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, कम से कम वेंटिलेटर पे ही जिंदा रहें। वेंटिलेटर पे कोई हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान से जा चुकी है, इससे पहले टेलीनॉर, शेल, फाइजर जा चुकी है, टोटल एनर्जीज जा चुकी है, और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हम सरमायाकारी ला रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हुकूमत कहे कि मईशत बेहतर है और हम सरमायाकारी लाएंगे, तो मेरा ख्याल है किसी और मुल्क की शायद बात करते हैं, पाकिस्तान की तो नहीं कर रहे। हमारे दोस्त हमारा हाथ तो पकड़ते हैं। सऊदी अरब ने तो एक दिफाई मुआहदे की डील भी की है। सरमायाकारी की बात आती है, वहाँ वो हाथ नहीं पकड़ रहे। डूबती हुई किश्ती में कौन पैसा डालेगा जब पाकिस्तानी खुद नहीं डाल रहे हैं? इस्लामाबाद में तो पता ही नहीं चलता कि ये मुल्क बहरान से गुजर रहा है। डॉलर का मनोसलवा है, काम चलता रहेगा। ये और बात है कि हर डॉलर के लेने पे हमें अपनी सियासी खुद मुख्तारी बेचनी पड़ रही है। सीपेक आएगा तो हमें तो ख्वाब यही दिखाया गया था कि हमारी किस्मत बदलने जा रही है। लाहौर की ऑरेंज ट्रेंच के अलावा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो सीपेक में है। कहते हैं कि पिछले साल एक भी जहाज़ नहीं आया ग्वादर पोर्ट पे। तो एक दफ़ा ग्वादर गया, ग्वादर पोर्ट का गेट बंद था, ताला लगा हुआ था, और ताला भी वो था जो सूटकेस में लगाते हैं। मैंने पूछा कि ये बंद क्यों है? उसने कहा जी वो चौकीदार गाँव चला गया। ये ग्वादर की कहानी है। आपके ख्याल में इंडिया से तिजारत होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैसल वहीद हूँ और आप इनकलाब वॉइस देख रहे हैं। इकॉनमी आपको पता है एक मुश्किल सब्जेक्ट है, और इसको समझना एक आम व्यूवर के लिए आसान नहीं होता। पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर आजकल एक बहुत बहस सरगर्म है। हुकूमत ये कहती है कि इकॉनमी जो है वो सही सिमत में जा रही है और अब हम ग्रोथ के ट्रैक पर चलना शुरू कर देंगे जल्दी। जबकि जो इकॉनमी को समझने वाले लोग हैं वो इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। तो हमने आज ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को समझें और किसी ऐसी शख्सियत से समझें एक आम आदमी भी समझ सके। तो कैसर बंगाली साहब के बारे में मशहूर है कि वो जब इकॉनमी पर बात करते हैं तो इतने आसान ज़बान में और इतने आसान अल्फाज में करते हैं कि कोई भी इकॉनमी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर। हुकूमत कह रही है कि मईशत जो है वो हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर वर्ल्ड बैंक का अभी एक स्टेटमेंट है, उनमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ये जो ग्रोथ का मॉडल चल रहा है, ना तो ये गुर्बत कम कर सकता है और ना ही ये गरीब की हालत बदल सकता है। आप क्या कहते हैं इस पर? हर हुकूमत हर वक्त कहती है कि मईशत बेहतर हो रही है। वो जो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म थे शौकत अज़ीज़, वो भी इस किस्म के दावे करते थे। कुछ अल्फाज भी उन्होंने बनाए थे, स्टेलर इकॉनमी, टाइगर इकॉनमी वगैरह वगैरह। 2007 में जो मुशर्रफ के और शौकत अज़ीज़ के आखिरी साल थे हुकूमत में, सारे नंबर्स डाउन होने शुरू हो गए और वो सारे दावे जो है वो हवा में बिखर गए। तो आज भी यही हाल है। कर्ज़ा लेके मुल्क को चलाना, अगर वो समझते हैं कि कर्ज़ा मिल गया तो मुल्क बेहतर है, तो उनकी नज़र में तो बेहतर हो सकता है। लेकिन आवाम का बजट है, घरेलू बजट है, वो तो तबाह हो चुका है। बेरोज़गारी, गुर्बत, अफरात ज़र, ये बहुत आसमान से बात कर रही है, बुरा है। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो हम तो 25 साल से कह रहे हैं कि ये मॉडल नहीं चलेगा। उस वक्त सारे लोग मुखालफत करते थे। जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स थे यहाँ, हमारे दोस्त इकोनॉमिस्ट, वो भी मुखालफत करते थे हम लोगों की। आज वही बात कर रहे हैं जो
हम 25 साल से कर रहे हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 साल से हम कह रहे हैं कि ये मॉडल नहीं चलेगा। अब सबको याद आया है कि मॉडल नहीं चलेगा। जब हालात इंतहाई बिगड़ गए, तो सर हुकूमत तो ये कह रही है कि मईशत जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है, तो हुकूमत ये आवाम को ये धोखा दे रही है, क्यों ऐसा क्यों कह रही है? ये तो हुकूमत से पूछा जाए, उन लोगों से पूछा जाए कि वो क्यों कह रही है। लेकिन देखिए, जब तक आप, हुकूमत किस बुनियाद पे कहती है? रेवेन्यू टारगेट ये मीट नहीं कर सकते। जो भी इनका टारगेट होता है, जो IMF के साथ तय करते हैं, उसमें शॉर्टफॉल होता है, कमी होती है, वो नहीं मीट कर सकते। एक्सपोर्ट ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वही खड़ा है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो मईशत को नाप सकते हैं हम। अगर मोदी ने आपका रेटिंग अच्छी कर दी, ये मईशत की सेहत को नापने का ज़रिया नहीं है। वो तो जब आपको कर्ज़ा, मोदी की जो रेटिंग होती है या दूसरे जो एजेंसीज़ की रेटिंग होती है, फिंच वगैरह जो, वो बुनियादी ये होती है कि आपके कर्ज़ा वापस करने की सलाहियत कितना है। जब हमें कर्ज़ा मिल गया तो वापस करने की सलाहियत भी हो गई, चूँकि बल्कि आजकल तो जो कर्ज़ा आता है एक दरवाज़े से आके फ़ौरन दूसरे दरवाज़े से निकल जाता है, क्योंकि अब हम कर्ज़ा लेते हैं सिर्फ़ कर्ज़ा वापस करने के लिए। मगर सर जब ये हुकूमत आई थी तो इसका एक बड़ा मिशन था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, ठीक है, बड़े बड़े दावे भी किए गए, इवन के नंबर्स भी बताए गए कि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, एक इदारा भी बनाया गया SIFC के नाम से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वहाँ से कोई सरमायाकारी आई है? हर हुकूमत ये दावे करती है। जब हुकूमत आती है, दो दावे करती है। एक ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने बिगाड़ा है और हम ठीक करेंगे। और मज़े की बात यह कि नई हुकूमत में अगर वही लोग होते हैं जो पिछली हुकूमत में थे, वो भी यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने बिगाड़ा है, हम ठीक करेंगे। ये मुनाफ़क़त का खेल जो है, हम पिछले कम से कम 40-50 साल से तो देख रहे हैं। और अब मफरूज़ों पे मईशत चलाया जा रहा है। पहले आया सीपेक गेम चेंजर होगा, एग्जैक्टली। ठीक है, सीपेक की बात ख़त्म हो गई। फिर आया SIFC, फिर आया ग्रीन इनिशिएटिव, फिर आया उड़ान पाकिस्तान, अब मिनरल्स की बात हो रही है। हर 6 महीने के बाद सीपेक की बात चली कुछ 2 साल से ज़्यादा। बाकी ये जो बाकी आए हैं वो तो 6 महीने के बाद वो अखबार की हेडलाइन से निकल जाते हैं, कोई नया नारा आ जाता है। तो ये मईशत तो अब नारों पे चलाई जा रही है। ये सारे सिर्फ नारे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, न इसमें कोई का हासिल हुआ है। तो सर आपके ख्याल में बेसिक रीज़न क्या है? हमारे दोस्त हमारा हाथ तो पकड़ते हैं, तसल्ली तो देते हैं, कोई जाते हैं तो अच्छा वेलकम भी हो रहा है आजकल। सऊदी अरब ने तो एक दिफाई मुआहदे की डील भी की है, मगर जहाँ सरमायाकारी की बात आती है वहाँ वो हाथ नहीं पकड़ रहे। इसका क्या रीज़न है सर? डूबती हुई किश्ती में कौन पैसा डालेगा? जब पाकिस्तानी ख़ुद नहीं डाल रहे हैं, पाकिस्तानी ख़ुद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, न बैंक्स पैसे दे रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे बैंक्स तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का वो रोल अदा कर रहे हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को उर्दू में क्या कहेंगे? जो मालिक मकान है लेकिन वो ख़ुद वहाँ नहीं है, सिर्फ किराया जमा करता है। चूँकि 2021 की जो अमेंडमेंट हुई है स्टेट बैंक लॉ में, उसमें हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकती, निजी बैंक से ले सकती है, और निजी बैंक स्टेट बैंक से ले सकती है। तो जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो निजी बैंक के ज़रिए पैसे लेते हैं। निजी बैंक स्टेट बैंक से लेके हुकूमत को देती है और अपना कमीशन बीच में रख लेती है। तो बैंक्स के मुनाफे तो इस ज़रिए से आते हैं, उनको किसी को और को कर्ज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, न सरमाएदार कर्ज़ा लेने के मूड में है, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22 को छुआ था, अब वो कम होकर 11 पर आ गया। अब ये ग्रेजुअली जब कम हुआ है तो अब तो लोकल सरमायाकारों को मतलब इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था ना, कि मतलब अब या अब भी उनकी जो है वो उर्दू में कहते हैं वारे में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं वो लगा रहे। अब तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ गया सर। देखिए, सिर्फ सरमाए से तो बिज़नेस नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया
पहली बात तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल फिर बढ़ जाएगा। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, बिजली की रेट बहुत ज़्यादा है। जो 40 साल में हमने ये किया है कि कारखाने लगाने की ज़मीन भी नहीं है। आप कराची में साइट चले जाएं, आप पूरा साइट गाड़ी में घूम के आएंगे तो आपको शायद अपना एक्सेल बदलना पड़ेगा बाद में, ऐसे ही। जो हालत है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका एक्सपोर्ट का काम था, वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन इंपोर्टर्स अपने एजेंट भेजते हैं ना फैक्ट्री को चेक करने को कैसा बनता है माल, कहता है हम उनको ले नहीं जा सकते हैं फैक्ट्री में, जिस किस्म की कंडीशंस हैं। तो ये इनका ख्याल है कि एक इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो कहेंगे बस अब हर जगह कारखाने लगने शुरू हो जाएंगे, कारखाने चलने शुरू हो जाएंगे। कई चीज़ें होती है जो लेकर कारखाने को चलाने के कामयाब करने के लिए होता है। स्किल लेबर एक होता है, हमारी लेबर चला गया है बहुत बार। मैं जानता हूँ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ये कहते हैं कि हमारा जो बुनियादी स्किल टेक्निकल वर्कर था वो चला गया, अब हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम कारखाना कैसे चलाएं। और ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, पावर कंपनीज़ की बात। पावर कंपनी वाले ये कहते हैं हमारा जो पावर प्लांट है उसके बड़ी स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं, कहते वो चले गए। जो गाड़ी के शोरूम्स हैं, जो गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे लोग चले गए, अब हम अच्छा काम दे के नहीं दे सकते हैं। तो मईशत नारों से नहीं चलती। कोई आसार नहीं है हुकूमत की तरफ से कि जो बुनियादी मसले हैं उसमें ये कोई इसको हाथ लगाएंगे, इसको ठीक करेंगे। सर ये जब हुकूमत आई थी, ख़ास तौर पर जब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब आए थे, तो हम बड़े पुरुमीद थे और उन्होंने आते ही जो ऐलानात किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें उनमें उनका ज़ोर ये था कि हम इस्लाहात की तरफ जाएंगे। ठीक कौन है। नहीं कहता है? पहले वाले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था, पहले वाले वज़ीर आज़म ने भी कहा था, उससे पहले वालों ने भी कहा था। ये तो इस्लाहात तो की ज़बान ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक इनको कहते हैं इस्लाहात करो। अलबत्ता उनके इस्लाहात सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनके कर्ज़े महफूज रहे। उनके इस्लाहात इसलिए नहीं होते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले। तो सर तकरीबन हम 22-23 प्रोग्राम ले चुके हैं, शायद हम सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में IMF प्रोग्राम लेने वाले। अर्जेंटाइन को भी पीछे छोड़ दिया हमने। तो सर अगर हमें पता है कि IMF के बताए हुए प्लान के ऊपर चलकर हम तरक्की नहीं कर सकते, तो फिर हम दोबारा क्यों चले जाते हैं? हर हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, फिर किसी की पीपल्स पार्टी, नून लीग, हम बार-बार क्यों चले जाते हैं सर? इसलिए कि जो हुक्मरान तबका है उनको फ़ायदा है इसी में। इन्हीं कर्ज़ों पे उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, हर चीज़ मिलती है उनको। आप देखें इस बहरान में भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मराहत बढ़ती चली जा रही है, फ़ौज के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, नए डिविज़न्स खोले जा रहे हैं, नए अथॉरिटीज़ खोली जा रही है, नए ग्रेड 22 की पोस्ट क्रिएट की जा रही है। इस्लामाबाद में तो पता ही नहीं चलता कि ये मुल्क बहरान से गुज़र रहा है। डॉलर का मनोसलवा है और काम चलता रहेगा। ये और बात है कि हर डॉलर के लेने पे हमें अपनी सियासी खुद मुख्तारी बेचनी पड़ रही है और ये बेचने पे उनको कोई कबाहत नहीं है। तो सर आपको दूर-दूर तक बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती? अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई उम्मीद नहीं है। इसी तरह से मुराद सर आपकी मतलब हमें बेसिक स्टेप्स क्या लेने होंगे? मतलब हमें क्या जैसे अभी इंटरेस्ट रेट तो चलें कम आया, गो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसे सिंगल डिजिट से नीचे होना चाहिए। तो क्या हमें टैक्सेस कम करने होंगे? हम देखें प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे राग़िब करें सर? उसके लिए अट्रैक्शन कैसे पैदा करें? कि दो बुनियादी खसारे हैं जिसको ठीक करना होगा। एक बजट का खसारा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है।
हम हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे 200 से ज़्यादा खर्च करते हैं, 250 रुपया खर्च करते हैं, यानी 120, 125, 130% खसारा है। हर $100 के एक्सपोर्ट पे $200 से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और ये हम आज और कल की बात नहीं है, हम पिछले 25 साल से ये कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा 100% से ज़्यादा का खसारा, दोनों खसारे हम कर्ज़ों से पूरा कर रहे हैं। अब वो कर्ज़े बहुत बढ़ गए हैं। आपको ये कर्ज़े, ये जो खसारा है, इसको कम करना पड़ेगा। और वो एक ही सूरत में कम हो सकता है कि हम हुकूमत अपना अखराजात कम करें, चूँकि टैक्स रेवेन्यू में इजाफ़ा नहीं हो सकता। मईशत बहुत कमज़ोर है, आप जितना टैक्स लगाएंगे उतने ही कारखाने बंद होते चले जाएंगे, तो टैक्स तो नहीं मिलेगा आपको। और ये हमें पता है कि टैक्स नहीं मिलता। हर क्वार्टर, हर 4-6 महीने के बाद FBR रो रही होती है कि जी जमा नहीं हुआ, अभी भी शॉर्टफॉल है सर। शॉर्टफॉल रहेगा। तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, आधे करने पड़ेंगे जो अभी है, और इंपोर्ट आधा करना पड़ेगा। और इंपोर्ट में हमारा सबसे बड़ा जो आइटम इंपोर्ट का है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। हमें गाड़ी की इंपोर्ट बैन करनी पड़ेगी, नॉन कमर्शियल व्हीकल की, और नॉन कमर्शियल व्हीकल की असेंबली को बंद करना पड़ेगा। पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता जिस तरह गाड़ियाँ दौड़ती है हमारे सड़क पे और नई नई गाड़ी नज़र आती है, हर गाड़ी जो इंपोर्ट होती है वो कर्ज़ों के पैसों से आई है। हर लीटर पेट्रोल जो हम खर्च करते हैं कर्ज़ों के पैसों से आया है। अब कर्ज़ों के ऊपर हम कब तक एक ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे? एक गरीब मुल्क है, दिवालिया हो चुका है मईशत का, लेकिन हमारी जो अशराफिया है वो इसी तरह रह रही है जैसे कि हम कोई माल बहुत है मुल्क के पास और चलता रहेगा। ये नहीं चलेगा, ये बैठ जाएगा। हुकूमत का अगर पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए तो उनका कहना ये है कि अभी हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर आए हैं, अभी हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। तो ग्रोथ का तो अभी आपने पोस्टमार्टम कर दिया कि ग्रोथ तो दूर दूर तक नहीं है। तो क्या हम इस वक्त स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी में हैं हम या नहीं हैं? आपने कहा 22-23 IMF के प्रोग्राम हमने लिए। हर प्रोग्राम के दूसरे 30 साल में हम ये दावा करते हैं, और ये दावा 20 दफ़ा से ज़्यादा हो चुका है कि स्टेबिलिटी हो गई है, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ये घिसा पिटा नारा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। पिछले 20 दफ़ा भी हकीकत नहीं थी, आज भी हकीकत नहीं है। अच्छा सर, हमने सरमायाकारी की बातें की थी कि सरमायाकारी आ रही है, मगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान से जा चुकी है, ठीक है, इससे पहले टेलीनॉर जा चुकी है, शेल जा चुका है, फाइज़र जा चुकी है, टोटल एनर्जीज जा चुकी है। तो मतलब सर, हमारी हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है कि मतलब ये जो कंपनीज के मैंने नाम लिए, ये मतलब जाइंट्स हैं एक बहुत बड़े, हुकूमत इनको रोक नहीं पाई, ये दोबारा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हम सरमायाकारी ला रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मतलब आवाम को एक बहलाने की वो है या खुद को तसल्ली देने के लिए है ये हुकूमत के नारों के खुद कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर इसके बावजूद भी हुकूमत कहे कि मईशत बेहतर है और हम सरमायाकारी लाएंगे, तो ये तो मेरा ख़्याल है किसी और मुल्क की शायद बात करते हैं, पाकिस्तान की तो नहीं कर रहे। चलें सर, मईशत को लेकर ये चीज़ें तो थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया। अब हम एक सूरत हाल और देखते हैं कि हमारे मुल्क में अब अमन व अमान की सूरत हाल भी अ, अच्छी नहीं लग रही, कि मतलब कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो सवाल उठा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अब अगर फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो आने का सोच रहा था, अब वो भी मज़ीद सहम जाएगा थोड़ा, या थोड़ा-सा बैकफुट पे हो जाएगा? नहीं, अब आने के तो छोड़ दें आप बात, अब तो जाने की बात है। और एक बहुत बड़े टेक्सटाइल ओनर जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी थे, उन्होंने अपना एक्सपोर्ट डिवीज़न बंद कर दिया। तो ये तो मुल्क की हकीकत है। जब बेरोज़गारी इतनी होगी और गुर्बत इतनी होगी, तो फिर सोशल अनरेस्ट तो होगा। वो हम देख रहे हैं क्राइम की सूरत में, डकैती,
मोबाइल चोरी, गाड़ी की चोरी वगैरह। और 2 सूबे हैं वहाँ तो एक एक्टिव इंसर्जेंसी है जो हमारी रियासत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये नारेबाजी, और जब कोई वाक़या होता है वो कहते हैं हम इसको कटहरे में ले आएंगे, हम सज़ा देंगे, हम इंसाफ करेंगे, ये वो। ये नारा भी घिसा पिटा हो गया है, ठीक है ना। जब कोई वाक़या होता है उसके बाद कहते हैं सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वो वाक़ये के बाद सिक्योरिटी सख्त करने का क्या मतलब है? ये भी एक घिसा पिटा नारा है, पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। तो ये इनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही है, टूट रहा है ये। और इसीलिए ये 26 और 27 अमेंडमेंट लाए हैं, चूँकि नॉर्मल ज़राए से ये कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो मीडिया पे पाबंदी, कोर्ट्स पे पाबंदी लगा करके अपना कब्ज़ा जो है अपनी वो बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन माशी तौर पे मामला रियासत के हाथ में अब नहीं है। अभी हमने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो हमारे पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियंस जिनको आवाम वोट देकर असम्बलियों में पहुंचाती है, उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो 26वीं पे थी। अब 27वीं आ रही है तो इसके ऊपर है। तो सर इससे आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है? मतलब हमारे नुमाइंदे हैं ना सर, उनको हमारे लिए बात करनी चाहिए। देखिए, अब तो ये भी सवाल या निशान है कि ये हमारे नुमाइंदे है या नहीं, या इनको लाया गया है। तो पता नहीं, जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका काम कर रहे हैं वो। एक और मईशत का हमारा बड़ा पिलर है, लो बल्कि कहा जाता है कि हमारी मईशत खड़ी ही उसके ऊपर है, वो है हमारे रेमिटेंस। ठीक है, अगर हम गुज़िश्ता 3 साल के नंबर देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर कम हैं और हमारे रेमिटेंस के नंबर ज़्यादा हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मगर आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करने लग गए अपने रेमिटेंस पे? लेकिन रेमिटेंस के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि वो स्किल्ड लेबर जो बाहर जाकर रेमिटेंस भेजता है वो मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि जिस पावर प्लांट में, जिस कारखाने में, जिस गाड़ी के वर्कशॉप में वो काम करते थे, अब वो सही ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मईशत की पैदावारी क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर हुई है। रेमिटेंस तो अगर वो भेजते हैं बाहर, रेमिटेंस बढ़ गया, लेकिन उसकी जो कीमत है उस रेमिटेंस की है कि मईशत की बुनियाद कमज़ोर हुई है। दूसरा ये कि मुझे हमेशा से शक रहता है जब रेमिटेंस बढ़ने लगता है कि इसमें कितना ब्लैक का पैसा है जो घूम के वापस आता है। अच्छा। तो ये अगर स्टेट बैंक डिटेल में रेमिटेंस का हिसाब पब्लिश करें, यानी हर मुल्क से कितना आ रहा है वो तो पता है, वो देते हैं वो, लेकिन $1000 महीने वाले कितने हैं, 5000 रुपये वाले महीने वाले कितने हैं, 10,000 वाले कितने हैं, तो हमें पता चलेगा। अगर कोई लार्ज रेमिटेंस हुई है उस मुल्क से जिससे हमें तवक्को ही नहीं है कि वहाँ से पैसे आएंगे, इसका मतलब वो ब्लैक के पैसे आए हैं। तो अगर ये डेटा रिलीज़ करें तो फिर हम इस पर ज़रा तफसीली बात कर सकते हैं। लेकिन रेमिटेंस का मतलब ये है कि यहाँ कारखाने सारे बंद कर दो, सबको भेज दो बाहर, वो पैसा भेजेंगे और हम ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी आपने कहा ना कि आपको रेमिटेंस के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा शक हो रहा है कि शायद ये ब्लैक का पैसा जाता है और घूम के वापस आता है। तो सर चलें अगर मान भी लेते हैं कि ऐसा है, तो एक ब्लैक पैसा अगर घूम के वापस आ रहा है तो वो हमारी इकॉनमी में तो ऐड हो रहा है। क्या ये अच्छा है, ये बुरा है? ये तो वही पैसा है ना जो पहले था, यही हुँ। था, तो इजाफा तो नहीं हुआ कुछ, सिर्फ उनकी ब्लैक मनी वाइट हो गई। जो टोटल इकॉनमी का साइज़ है, टोटल है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं है ना। मैं एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में डाल दूं तो कोई मईशत में इजाफा तो नहीं, मईशत की स्टॉक ऑफ वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ। सर कहते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 65% जो आबादी है वो नौजवान है हमारे। वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा हिला देने वाला नंबर है कि हमारे जो नौजवान हैं वो 34% बेरोज़गार हैं और ये तादाद तकरीबन बनती है 1.5 करोड़, और हमारे तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
तो सर ये इतना बड़ा फ्लीट है हमारा, हम इसका मतलब क्या करेंगे कि मतलब उनके पास करने को कुछ भी नहीं है, एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, फिर वो बेरोज़गार भी हैं। तो क्या हमारे नौजवान जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ कहते थे, वो हमारे ऊपर बोझ बन गए? जो लोग कहते थे ना हुक्मरान तबका कि हमारी ताकत है, मुस्तकबिल आपका है, ये सिर्फ नारेबाजी करते थे। इन्होंने खुद अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। बेरोज़गारी तो उसी वक्त ख़त्म हो सकती है अगर कारखाने लगे और ज़राअत में तरक्की हो। ज़राअत इन्होंने तबाह कर दी है, कारखाने बंद हो रहे हैं। एक कसिनो इकॉनमी सट्टेबाजी के ऊपर बनाई गई है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट खेलते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में खेलते हैं, इंपोर्ट्स में अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, वो पैसा बना रहे हैं और बाकी तो नहीं है। और बेरोज़गारी है। मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में और हर बच्चा ये कहता है कि हमने बाहर जाना है। अलबत्ता वो ये कहते हुए भी वो थोड़े रुकते हैं, इसलिए कि बाहर भी माहौल नहीं है। वो एंटी इमिग्रेंट फीलिंग बहुत ज़्यादा है। उनको ये है कि हम बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन कहाँ जाएं, और यहाँ नहीं है। तो मेरा जवाब, मुझे पूछते हैं क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि जी अगर आपको बाहर मौका मिलता है ज़रूर जाए, अपनी ज़िंदगी तो आपको बनानी है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आप ना जाएं तो मैं आपको ऑफ़र क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कहूँ कि ना जाएं। ये एक बहुत ही मुश्किल मरहले में हमें डाल देते हैं स्टूडेंट्स। मगर सर मुझे ये बताएं कि अगर हमारी जो क्रीम है वो बाहर चली जाएगी, जाहिर सी बात है कि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं वो पाकिस्तान का बेस्ट ब्रेन होंगे, आपसे वो सीख रहे हैं। तो सर अगर हमारा जो है बेस्ट ब्रेन बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास तो यही मतलब जो लोकल जो वर्कर्स हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इसी तरह के रह जाएंगे। तो क्या यही इस मुल्क को चलाएंगे? तो नहीं, कैसे ये चलाएंगे ये सर? हो रहा है ना, ये तो ऑलरेडी हो रहा है। मैंने कहा ना कि मैं ऐसे कारखाने, पावर स्टेशन और गाड़ियों वर्कशॉप वालों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो कंप्लेन करते हैं कि जी अब हमारे पास टेक्निकल लोग नहीं है काम करने के लिए। तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है और आगे भी होगा। तो मेरे पास हकीकत में अगर बात करूँ तो और कुछ है नहीं कहने को। आज़ादी की जब जंग हम लड़ रहे थे, मुहिम चल रही थी, तो हम यही कहते थे कि जी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को वो लकड़हारा और वो पानी सप्लाई करने वाला बना माशकी दिया, माशकी। माशकी बना दिया। हम्म। हमने भी यही किया है अवाम को। जो काबिल लोग हैं चले जाएंगे जिनको मौका मिलेगा, जिनके पास काबिलियत नहीं है, जो नहीं जा सकते बाहर, वो यहाँ लकड़ी काटेंगे और पानी के वो चलाएंगे बस। तो हमने अपने लोगों के साथ यही किया है। इस वक्त कराची में आपको मिडिल क्लास फैमिलीज़ मिलेगी सड़क पे पैसे मांगते हुए। मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिलीज़, मियाँ बीवी और बच्चे, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं और जिस तरह के बच्चे होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पढ़ी लिखी फैमिली है, बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन सड़क पे पैसे मांग रहे होते हैं। मैं अपने एक्स कोलीग्स को जानता हूँ जो मेरे पुराने कोलीग्स रह चुके हैं। उनके घर गाड़ी खड़ी है लेकिन बस के किराए के पैसे नहीं है। ये हाल हमने अपने अवाम का बनाया है। ये चल नहीं सकता। तो सर इन हालात में मतलब फिर हालत, गरीब की हालत तो नहीं बेहतर हो रही है, अभी आपने बता दिया। तो फिर हालत बेहतर किसकी हो रही है, किसी की सिवाय नहीं हो रही। सवाए ये जो 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 एक छोटा सा टोला है इस मुल्क में, शराफिया जिसे कहते हैं। जी, वो अ, वो मिलियनेयर से बिलियनेयर हो गए, बिलियनेयर से ट्रिलियनेयर, कुछ तो ट्रिलियनेयर हो गए हैं। लेकिन 99% लोग जो हैं वो माशी दबाव का शिकार है। उनको हम गरीब नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास असासे हैं कि गुजारा कर सकते हैं, लेकिन माशी दबाव में ज़रूर है वो। सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क की मईशत का आईना होती है वहाँ की स्टॉक मार्केट। तो हुकूमत ये भी बहुत बार बार जो है वो कहती है और इसे अपनी जीत करार देती है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है
वो पिछले तकरीबन 2 साल में तकरीबन मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुकी है। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? क्या हमारी स्टॉक मार्केट अगर बेहतर है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं? क्या ऐसा ही है? स्टॉक मार्केट हमारी सट्टेबाजी का गढ़ है। उसमें उतार और चढ़ाव जो है वो सट्टेबाजी से होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है जो रजिस्टर हुई है स्टॉक मार्केट में, कई साल हो गए। स्टॉक मार्केट का जो अप एंड डाउन है वो डिपेंड करता है बाहर से कितना पैसा आया और कितना लेके चले गए। ठीक है। स्टॉक मार्केट का जो मकसद होता है वो ये है कि जी मुझे कारोबार करना है, कारखाना लगाना है, 10 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करके उसके शेयर्स फ्लोट करता हूँ। लोग 100 रुपए वाले शेयर ख़रीदते हैं, 10 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। मैं वो कारखाना लगाता हूँ, उसके मुनाफे से जिन्होंने शेयर ख़रीदे हैं उनको डिविडेंड देता हूँ जो उनका मुनाफा है। पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। मैंने एक स्टडी अपने स्टूडेंट की करवाई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो तमाम कंपनीज़ का डेटा था हमारे पास। एक कंपनी जिन्होंने लॉस डिक्लेयर किया उस साल, उसके शेयर प्राइस भी बढ़ गए। इसलिए कि हमारी जो शेयर प्राइस का बढ़ना और गिरना है, शेयर, वो कंपनी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं है, वो सट्टेबाजी है। 4 लोग मिल के कहते हैं चलो अब ज़रा इसका इंडेक्स को ऊपर ले जाना है, तो एक दूसरे से ख़रीदना शुरू करते हैं, वो ऊपर चला जाता है। जो स्टॉक 100 रुपये का है वो ले जाते हैं वो 800 रुपये पे। अच्छा, जब 500-600 क्रॉस करता है, अखबार में आता है कि स्टॉक मार्केट तो बूम कर रहा है, तो आप और मेरे जैसे लोग, हम कहते हैं हम भी कुछ अपनी सेविंग इसमें लगा दें, तो हम वो 500 रुपये में या 600 रुपये में ख़रीद लेते हैं। क्योंकि हम भी ख़रीद रहे हैं तो और ऊपर जाता है। जब 700-800 हो गया तो जो पहले ओरिजिनल है जिन्होंने 100 रुपये से उसको उठाया है वो उसको बेचना शुरू करते हैं आस्ते आस्ते आस्ते। एक साथ नहीं बेचते वरना वो गिर जाएगा कीमत। फिर जब गिरना शुरू होता है तो जब मैंने 500 का ख़रीदा वो 400 का हो गया, तो मैं बेचता हूँ 100 रुपये नुकसान पे। मेरे 100 रुपये जो है वो उनके जेब में चले गए। तो ये इस तरह से स्टॉक मार्केट चलता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी मार्केट चलती है। सर प्रॉपर्टी का तो वैसे भी बुरा ही हाल है पिछले तकरीबन 7-8 साल से। जी, वो ओवर सप्लाई है, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी से पैसा लोग बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, वो यही करते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी अनाउंस होती है ना, कोई स्कीम अनाउंस हुई है, कहते हैं जी इसका जो फॉर्म है वो इस तारीख को 9 बजे से मिलेगा। आप जाए 9 बजे, कहेंगे सारे बिक गए। किसने ख़रीदे? सारे इस्टेट एजेंट्स ने ख़रीद लिए। आप इस्टेट एजेंट के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी वो तो 20% प्लस पे आपको मिलेगा। हुआ है, ये देखा है और हमने। आप डिफेंस और क्लिफ्टन के साहिल इलाके में चले जाएं, वहाँ पर तो आधी बिल्डिंग बन के पड़ी हुई है। पैसे ले लिए जिन्होंने बुक कराया और बिल्डिंग छोड़ दी आगे, और जिन्होंने बुक कराया उनके पैसे फंस गए। तो ये तो एक रैकेट है जो जिसमें रियासत खामोश है, इसलिए कि वही रियासत को सहारा देते हैं जो ये रैकेट चलाते हैं। जहन में दोबारा से सवाल आ रहा है जो मैं पहले भी आपसे पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन हालात में हम दोबारा डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। अभी भी कह रहे हैं, हुकूमत तो कह रहे हैं कि हम स्टेबल तो हैं कम से कम। स्टेबल क्या, कर्जा लेके स्टेबिलिटी होती है क्या? डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। जब हम कर्जा लेके कर्जा वापस न कर सके तो उसको डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन किया जाता है। हम तो कर्जा लेते ही सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए है। एक कर्जा भी इन्होंने देने से हमें इनकार किया, एक कर्जे के रोल ओवर से इनकार किया। चीन या सऊदी अरब ने जो हमारे 3-4-5 अरब वैसे ही रखे हुए हैं डिपॉज़िट, वो कह देते हैं कि जी इस डिपॉज़िट को हम रिन्यू नहीं करेंगे, मईशत बैठ जाएगी। तो ये तो हम वेंटिलेटर पे है, कर्ज़ों के वेंटिलेटर। जिस दिन यहाँ से थोड़ी सपोर्ट कम हुई और जिस दिन हमने सियासी खुद मुख्तारी बेचना बंद किया और हम कहने लगे कि हमें आज़ाद मुल्क है, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ करेंगे, तो ये वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगा।
तो सर फिर आपकी इन बातों को सुनकर तो ये लग रहा है कि हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर हम क्या करें? कम से कम वेंटिलेटर पे ही ज़िंदा रहें। वेंटिलेटर पे कोई हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। एक वक्त आता है जब वेंटिलेटर भी नाकाम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास रास्ता नहीं है। हमने कहा ना, हुकूमत अपने अखराजात आधे करें जो मुमकिन है। और मैं मई 2024 और नवंबर 2024 तक हुकूमत की उस कमेटी का मेंबर था जो हुकूमत के अखराजात कम करने के हवाले से, और मेरे पास एक्सेस था हुकूमत के डेटा का। जी, जी, मुझे याद है फाइनेंस आपने कुछ मिनिस्टर से तजावीज़ भी दी थी मगर वो फिर आप रिज़ाइन पूरी करके चले गए। पूरी रिपोर्ट बना के मैंने उनको दी है। 17 मिनिस्ट्रीज़ को बंद करनी है मुकम्मल, और 60 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो बंद करने हैं। ये कोई काम नहीं करते नहीं करते, कोई काम नहीं करते। और तनख्वाहें जाती हैं। जी, तनख्वाहें हैं, उनकी गाड़ियों के खर्चे हैं, उनकी ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी है, वो सब जा रहा है। इसी तरह डिफेंस के जो नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है, जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बहुत वाज़ेह है, वो भी बंद करने की ज़रूरत है। कुछ तो ज़ीरो करने की ज़रूरत है। जब तक ये सर्जरी नहीं करेंगे तब तक मईशत स्टेबल नहीं हो सकती। स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी। वो ये 2 इब्तदाई स्टेप है, इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये 2 चीज़ें करेंगे तो बस हरियाली ही हो जाएगी। बहुत और चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन ये यहाँ से शुरू करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें नहीं काम आएगी। और ये कर दिया तो हम उस स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और हम एक आगे 10 साल में हम एक ऐसी मईशत बन सकते हैं जो कर्ज़ा मांगने के बजाय दूसरे मुल्कों को हम कर्ज़ा दे सके। अच्छा, ये वक्त भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ये मैं नारे के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सियासतदानों वाले नारे नहीं लगा रहा हूँ। ये अगले 20 साल में आप कह रहे हैं हो सकता है। एज इन माई प्रोफेशनल कैपेसिटी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान वसाइल के हवाले से एक अमीर मुल्क है, और हम इस मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत को सिफर कर सकते हैं। अच्छा, हर बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। जिसको इलाज की ज़रूरत है उसके लिए इलाज अफोर्डेबल कर सकते हैं। ये सारी मुमकिनात है। और ये सारे जो इसका जो टेक्निकल काम है, पेपर्स हैं, वो सारे बने हुए हैं। सिर्फ मैंने नहीं, और लोगों ने भी बनाए हैं। इस पे किताबें भी लिखी गई है कि मुल्क को कैसे आगे ले जाना है, क्या किस किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि जो जिस टोले के हाथ में ये मुल्क है, वो सारी तजावीज़ जो है उनके मतलब की नहीं है। अच्छा सर, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारे जो लोकल सरमायाकार हैं, जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बाहर से नहीं आएगी। बात आपकी सही है। मगर सर मुझे ये बताइएगा कि शरह सूद अभी हम डिस्कस कर रहे थे 22 से 11 पर आ गया, और भी हुकूमत काफ़ी कोशिशें कर रही है मतलब कि सरमायाकारों को राग़िब करने की। जो लोकल सरमायाकार है वो सरमायाकारी कर क्यों नहीं रहा? क्या अब भी ये इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है? देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल नहीं है जिसकी बुनियाद पे फ़ैसले होते हैं। टैक्स रेट बहुत हाई है। 18% जीएसटी पे कौन इन्वेस्ट करेगा? इसको आधा करने की ज़रूरत है। बल्कि हमने अपनी जो कैलकुलेशंस की है, मैंने और कुछ 1-2 और लोगों ने भी की है, 5% जीएसटी होना चाहिए। 5% जीएसटी का रेट। तो सर जीएसटी तो मतलब हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है ना। तो अगर अखराजात कम करें, हम्म, अखराजात कम करें। अगर कारखाना चलाना है तो ये जो मरात वाले पोजीशंस हैं वो ख़त्म करें, और तरजीह दे रॉ मटेरियल को और लेबर को, स्किल लेबर को। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपनी। तब जाके वो प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगी तो एक्सपोर्ट होगा। हम कुछ बनाएंगे तो बेचेंगे ना। हमने बनाना बंद कर दिया, क्या बेचेंगे हम कुछ बनाएंगे तो बेचेंगे। या तो कारखाने बंद हो रहे हैं। आपने तो एक रास्ता दिखा दिया कि हुकूमत को अपने अखराजात आधे करने होंगे, और ठीक इम्पोर्ट है, आधा करना होगा। और इम्पोर्ट आधा करना होगा। जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। तो हमें एक देखिए, रास्ता, एक्सपोर्ट तो उसी वक्त बढ़ेगा ना जब कारखाने प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, तभी तो हम बाहर भेजेंगे। जी। तो इन चीज़ों से आप कह रहे हैं कि वे आउट मिल सकता है। मगर सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इदारों की प्राइवेटाइजेशन करना, जो इदारे खसारे में चल रहे हैं वो भी एक हल है। आपको लगता है कि इससे भी हम कुछ रिलीफ मिल सकता है हमें? 1992 में एक साल में
तकरीबन 100 इदारे कारखाने हमने प्राइवेटाइज़ किए 1992 में। 92 में, अच्छा। एक साल में जुमा बाज़ार लगा दिया हमने। उस वक्त भी नारा यही था कि ये प्राइवेटाइज़ करेंगे, ये इनएफिशिएंट है, ये फिर मईशत को बेहतर करेगा, रेवेन्यू भी आएगा, एक्सपोर्ट भी होगा। एक साल के अंदर 2 या 3 कारखाने के अलावा सब बंद हो गए, क्योंकि जिन्होंने कारखाने ख़रीदे थे वो उस ज़मीन के लिए ख़रीदे थे और उन्होंने उसको हाउसिंग में कन्वर्ट कर दिया। बल्कि जो मुनाफे बख्श कारखाने थे हुकूमत की पब्लिक सेक्टर में, मसलन झील पाक सीमेंट, वो जब इन्होंने बेचा वो 6 महीने में बंद हो गया। आज वहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी है। तो आपने तो प्राइवेटाइज़ करके प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर दिया। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई तो एक्सपोर्ट की कैपेसिटी भी कम हो गई। अच्छा, साल 2000 के बाद बड़े बड़े सर्विस सेक्टर के इदारे प्राइवेटाइज़ हुए, बैंक्स प्राइवेटाइज़ हुए और टेलीफोन कंपनीज प्राइवेटाइज़ हुई। सर्विस सेक्टर के प्राइवेटाइज़ करने से ये हुआ कि चूँकि ये सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट तो नहीं करते थे, ये कोई चीज़ नहीं बनाते जो एक्सपोर्ट होगी। हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, टेलीफोन के बिल हमें रुपयों में आता है, हम रुपए में देते हैं, वो उन रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करके अपना मुनाफा भेज देते हैं। तो अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेटाइज़ हमने किया, और ये जो रेस्टोरेंट्स और बुटीक्स बाहर के खुले हुए हैं वेस्टर्न, जहाँ हम जाके खाना भी खाते हैं, कपड़े भी ख़रीदते हैं, ये सब रुपयों में रेवेन्यू अर्न करते हैं और डॉलर में अपना मुनाफा भेजते हैं। डॉलर की कमाई ज़ीरो है। ये सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है डायरेक्ट या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, ये हमारे गले का तौक बन गया है। चूँकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो बहरान है उसके ये भी ज़िम्मेदार है। चूँकि डॉलर सिर्फ बाहर जाता है, डॉलर आ नहीं रहा, तो ये भी एक मफरूज़ा है कि जी प्राइवेटाइज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है प्राइवेटाइजेशन का 1992 से और साल 2000 के बाद का, वो ये है कि इससे नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है, और शदीद नुकसान हुआ है। तो सर फिर हम इन इदारों का करें क्या? ये तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा का हमारा खसारा होता है हुकूमत के जो बड़े इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज़ भी ना करें, तो फिर हम क्या इनका खसारा बर्दाश्त करते रहें? हम जी, अपने टैक्स से पे करते हैं। इस पे ये है कि एक जो तरीका सामने आया है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और सिंध ने उसको बहुत कामयाबी से इम्प्लीमेंट किया है। जो थर कोल कंपनी है जो पावर बनाती है, कोयले निकाल के पावर बनाती है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 54% शेयर्स उसके सिंध गवर्नमेंट के हैं और 46% प्राइवेट के हैं। वो कंपनी इंतहाई कामयाब है, हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो उतरती है। एक हाईवे बना है सिंध के अंदर, हैदराबाद मीरपुर ख़ास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हुकूमत ने उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया और हाईवे बन गया 62 किलोमीटर्स, 4 लेन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और 30 साल तक उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ख़र्चा भी नहीं करना पड़ेगा हुकूमत को। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक सड़क बनी है 62 किलोमीटर की, 4 लेन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जिसमें हुकूमत के कोई पैसे नहीं लगे। हुकूमत ने शुरू में उस कंपनी को 1/3 अमाउंट लोन दिया था, वो लोन उन्होंने वापस कर दिया, तो फ्री में एक सड़क बन गया। तो ये सारे मॉडल्स मौजूद है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम कर सकते हैं। और जो मैं समझता हूँ कि जैसे PIA है, असासे न बेचे, मैनेजमेंट प्राइवेटाइज़ करें, ये आंसर है आपके जवाब का। असासे बेचेंगे, आपने स्टील मिल बेचा, आपने PIA बेचा, स्टील मिल की ज़मीन, स्टील मिल बंद हो जाएगी, वहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी आ जाएगी। आप PIA बेचेंगे, PIA के पास बहुत ज़मीन है, वो सारी ज़मीन बेच के उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो जहाज़ चलाए। और ख़ास तौर पे वो रूट जो नॉन कमर्शियल रूट्स है, मसलन क्वेटा है, चित्राल है, स्कर्दू है, ये वो बंद कर देंगे, चूँकि वो मुनाफे बख्श नहीं है, वो बंद कर देंगे और ये इलाके मुल्क से कट जाएंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, ये प्राइवेटाइजेशन।
हमने टेलीफोन को प्राइवेटाइज करके भी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा मोला है। हमने जिस कंपनी को अपनी PTCL बेची है, कल को कोई इंडियन कंपनी वो ख़रीद लेती है या इजरायली कंपनी ख़रीद लेती है, तो हमारा टेलीफोन कंपनी भी इंडियंस और इजरायलियों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन जिनको डॉलर चाहिए होते हैं उस वक्त वो ये नहीं सोचते हैं कि ये बेचते हुए हम कौमी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रहे हैं या नहीं। जिस वक्त ये बेच रहे थे PTCL को, हमने बहुत शोर मचाया था। अच्छा, मज़े की बात यह कि जिन्होंने PTCL ख़रीदा आज तक 800 मिलियन डॉलर रहते नहीं दे रहे। ये कहाँ की कंपनी है सर बस ये? ये मेरा ख्याल है नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अच्छा सर, अभी आपने CPEC की बात की, पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में एक बार कह चुके हैं। CPEC के तहत हमें ये लग रहा था कि जब CPEC आएगा तो हमें तो ख्वाब यही दिखाया गया था कि हमारी किस्मत बदलने जा रही है। तकरीबन 60 अरब डॉलर थे, फिर वो बढ़कर और ज़्यादा हो गए। मगर सर, CPEC के आने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? क्या ये कर्ज़ था या ये सरमायाकारी थी? ये था क्या, मतलब ये जो इतना बड़ा पैकेज आना था, ये कर्ज़ था? कॉम्बिनेशन था, लेकिन आया तो तकरीबन कुछ भी नहीं। बहुत सारे MOU साइन हुए। MOU अग्रीमेंट नहीं होता। MOU तो सिर्फ एक इरादे का स्टेटमेंट होता है कि हमारा इरादा है कि हम ये करेंगे। इस पे दोनों साइड पे कोई पाबंदी नहीं होती है। जब अग्रीमेंट होता है तो फिर पाबंदी होती है। तो जो CPEC मुझे नज़र आता है, लाहौर की ऑरेंज ट्रेंच के अलावा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो CPEC में है। जो ओरिजिनली 4 बर्थ थे ग्वादर पोर्ट पे, वो 4 ही है अभी। और कहते हैं कि पिछले साल एक भी जहाज़ नहीं आया ग्वादर पोर्ट पे। मैं जब बलूचिस्तान में होता था तो एक दफ़ा ग्वादर गया। मैं 3 साल था चीफ मिनिस्टर के साथ। ग्वादर पोर्ट का गेट बंद था, ताला लगा हुआ था। अच्छा। और ताला भी वो था जो सूटकेस में लगाते हैं। मैंने पूछा कि ये बंद क्यों है? उसने कहा जी वो चौकीदार गांव चला गया है। ये ग्वादर की कहानी है। अब ये बड़े दावे करते हैं कि जी ग्वादर को हम ट्रांजिट हब बनाएंगे। हर पोर्ट का एक हिंटरलैंड होता है। हिंटरलैंड का मतलब ये कि वो पोर्ट कितने इलाके को सर्व करता है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ग्वादर के बाद जो वो इकोनॉमिक एरिया है, मार्केट एरिया है, वो 1000 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो ग्वादर इकोनॉमिक हब तो बन ही नहीं सकता। 2008 में हमने 3 जहाज़ मंगवाए, गंदम इंपोर्ट किया। और ये बताने के लिए कि ग्वादर पोर्ट भी ज़िंदा है, कहा कि ये तीनों जहाज़ ग्वादर पे अब फ्लोट करेंगे। तो माल, गंदम की जो बोरियां थी वो ग्वादर में उतार दी। अच्छा, ग्वादर में तो ज़रूरत नहीं थी उसकी। ग्वादर से कराची लाया गया। 2 अरब रुपए खर्च हुए कराची लाने में। अगर वही सामान कराची में उतारते तो 2 अरब बच जाते। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिकली अनफीजिबल। ग्वादर इकोनॉमिकली अनफीजिबल है। ग्वादर को फीजिबल बनाने के लिए ग्वादर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा नोकंडी और हेलमंड से अफ़गानिस्तान में, और ग्वादर को एक्सक्लूसिव कर दे अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए, तब ग्वादर इकोनॉमिकली वायबल होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे नहीं हो सकता है। और अब इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ हालात है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू कोई चीज़ नहीं मंगवाना चाहता। वो चाबहार के थ्रू, चाबहार और अफ़गानिस्तान में एक जगह पोर्ट है, मैं नाम इस वक्त बोल रहा हूँ, वो रेलवे लाइन बन चुकी है, उन्होंने बना ली है। वो चाबहार को इस्तेमाल करेंगे अफ़गानिस्तान को सप्लाई करने के लिए। तो सर, ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है गवादर के ऊपर, इतना एक मतलब माहौल क्रिएट किया गया कि गवादर हमारी तकदीर बदलेगा, तो वो तो फिर अब पूरी इन्वेस्टमेंट चाइना की भी और हमारी भी सब ज़ाया होती नज़र आ रही है। नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुई है, नारे बहुत है। देखिए, चाइना का जो इंटरेस्ट है ना ग्वादर में, वो मिलिट्री इंटरेस्ट है। उनका ये कि अगर साउथ चाइना सीज़ में जंग हुई तो वो ये वाला इनका बैकडोर इस्तेमाल करेंगे सबके लिए। तो चाइना को तो इतना ही इंटरेस्ट था। पाकिस्तान अगर एक ऐसी रियासत होती जो पाकिस्तान का माशी मफादात पे नज़र रखते, तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जिससे ग्वादर
माशी जोग्राफ़ी बदल देता। जैसे तरबेला मंगला ने हमारी माशी जोग्राफ़ी बदल दी। जहाँ घास नहीं उगती थी 2 फसल, जहाँ रेत उड़ती थी शहर है। तो ये ग्वादर जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की माशी जोग्राफ़ी बदलने की सलाहियत रखता है, बशर्ते कि हम अपने फ़ायदे को भी सोचें, बजाय इसके कि चाइना से कुछ पैसे बटोरना है। हमारी सारी जो ये होती है कि कहाँ से कितने पैसे आएंगे। सर ये इस बात पे भी बड़ी बहस रहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की नज़र से हम देखें तो हमारा सूटेबल पार्टनर कौन है? चाइना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए या अमेरिका ज़्यादा बेहतर है? आप इस पर क्या कहेंगे कि हमारे लिए इकोनॉमी के हवाले से कौन हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है? ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। हमें जिस चीज़ की तिजारत में चाइना से फ़ायदा है तो चाइना से तिजारत करें, जिससे अमेरिका से फ़ायदा है अमेरिका से तिजारत करें, जिससे हिंदुस्तान से फ़ायदा है हिंदुस्तान से तिजारत करें। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ से बेहतर मिलेगा। हमें अगर चाय चाहिए और हम कीनिया से मंगवाते हैं चाय और उसकी फ्रेट कॉस्ट इतनी ज़्यादा देते हैं, अगर हम इंडिया से चाय मंगवाएं तो यहाँ चाय सस्ती हो जाएगी। हमें कोई हाई टेक मटेरियल इंपोर्ट करना है जो सबसे अच्छा अमेरिका में है, तो हम वो अमेरिका से मंगवाएंगे। तो ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए कि चाइना के साथ है अमेरिका के साथ है। हमें सबके साथ होना है। जहाँ से हमारा माशी फ़ायदा है उनके साथ दोस्ती हमें करनी चाहिए, और दोस्ती तो सबके साथ करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई माशी, सकाफ़ती या समाजी ताल्लुक़ तो हर पूरी दुनिया में सबसे है। मगर सर अभी आपने स्टार्ट में ही कहा ना कि वो ये सब तो एक खुद मुख्तार कौम करती है ना। जी। हमें तो आपने कहा कि इंडिया से हमें चाय सस्ती मिल सकती है, इसी तरह हमें रूस से तेल सस्ता मिल सकता है। तो हम तो ये नहीं करते, हम तो मतलब जहाँ से हमें फ़ौरन दबाव आता है हम तो वहाँ सर झुका देते हैं। यही तो अलमिया है। इसीलिए तो हमारी मईशत, हमारी सियासत दबाव में है। आप इंडिया से ट्रेड के हक़ में, आपके ख्याल में इंडिया से तिजारत होनी चाहिए? इससे क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिया से तिजारत होगी, हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलेगी। और ये भी लोगों को खामखा का खौफ है कि हम इंडिया को कुछ नहीं बेच सकते। हमारे पास इंडिया को बेचने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारी टेक्सटाइल्स जो है वो इंडिया की टेक्सटाइल के मुकाबले में क्वालिटी बेहतर है। जिस ज़माने में इंडिया पाकिस्तान के थोड़े ताल्लुकात थे और ट्रेड फेयर लगते थे, पाकिस्तान का स्टॉल जहाँ भी लगा है इंडिया में, और वो जो स्टॉल लगाते थे वो हमारे जानने वाले होते थे। अब तो वो सब माइग्रेट करके चले गए बाहर, लेकिन उस वक्त यही होते थे। वो कहते थे कि 1 घंटे के बाद हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि हमारा सब कुछ 1 घंटे में बिक जाता है। इतनी मांग है। इतनी मांग है। आज भी हमारे ड्रामे इंडिया में देखे जा रहे हैं। वो ड्रामे नहीं देखते हैं, वो कपड़े देखते हैं ख़वातीन, और वो कहते हैं अच्छा क्या डिज़ाइन है, किस तरह के हैं। आज भी ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, जो कि हमारे रिश्तेदार हैं, राब्ते हैं इंडिया में, वो उनसे बात होती है। वो मतलब उनकी और हमारे घर के ख़वातीन की जब डिस्कशन होती है तो बड़ी मज़ेदार डिस्कशन होती है। वो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड पे बात कर रही होती है, हमारे फैशन ट्रेंड जो वो कॉपी करते हैं बाद में। ठीक है। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि अब ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके हम अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, हमें अपनी आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, हमें मज़ीद दूसरी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक की तरफ जाना होगा। तो लगता है कि आपको कि मतलब अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का ज़माना रहा है? देखिए, एक ही प्रोडक्ट पे एक टांग पे खड़े रहने से तो काम नहीं चलता ना। हमने पिछले 60-70 साल में सिर्फ टेक्सटाइल पे ही इन्हिसार किया है, हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। और जो 6 मुल्क है जिससे हम ट्रेड करते हैं, वो 6 ही मुल्क से ट्रेड करते हैं। कोई और दुनिया के मुल्क से हमने तिजारती रिश्ता कायम करने की कोशिश ही नहीं की। बहुत कुछ हो सकता है। हम फूड प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम मिनरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
मतलब हम एक मेडिसिन है, बेरियम कहते हैं, वो अगर एक्सरे जब लेना होता है ना किडनी स्टोन या उसके लिए, तो वो पिलाते हैं, फिर एक्सरे लेते हैं, सफ़ेद कलर का होता है। वो बाराइट से बनता है। बाराइट एक पत्थर है, बलूचिस्तान से निकलता है, खुशदार से। हम उसको पत्थर के फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं और बेरियम इंपोर्ट करते हैं। हमारा ही पत्थर वापस आता है। हमारे यहाँ अक्सर जो अशराफिया के घर है ख़ास तौर पे, उसमें नाश्ते में सीरियल खाया जाता है उसमें, और ये सुपरमार्केट्स में इंपोर्टेड सीरियल भरा हुआ है। उसमें राइस सीरियल भी होता है। और मैंने यहाँ एक राइस मिल ओनर से पूछा, जो मिनिस्टर भी है, कि आपने कभी सोचा कि वो जो राइस सीरियल आप खाते हैं, आप ही का राइस वापस आया है? ठीक है, हम ये सारी चीज़ें ख़ुद बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन नहीं करते। वैल्यू एडिशन नहीं करते हम। तो पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि वसाइल के हवाले से एक अमीर मुल्क है, और सिर्फ हमारी ज़मीन से गंदम और कपास नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हम इस वक्त 2 बड़े मुल्क है ऑलिव ऑयल की मार्केट में, हम एक तीसरा बड़ा मुल्क बन सकते हैं ऑलिव ऑयल की मार्केट में, लेकिन उसमें हुकूमत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मसलन क्वेटा में सेब के जो दरख्त है, सेब के बाग है जिसके पास, सेब बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है और वो अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है। तो मेरी बात हुई है उनसे, चूँकि मैं 3 साल क्वेटा में था। वो कहते हैं जी हम तो तैयार हैं कि इस सेब का दरख्त काट के ऑलिव का दरख्त लगाएं, लेकिन ऑलिव का दरख्त लगाने के 7 साल के बाद फल देता है। उसने कहा 7 साल हम क्या करेंगे? तो उसने कहा गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे कि हम ये ट्रांजिशन करें। एक साथ सारे दरख्त तो नहीं काटेंगे, थोड़े काटेंगे, फिर ग्रेजुअली करेंगे, लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, गवर्नमेंट की सोच ही नहीं है। जब गवर्नमेंट से बात करते थे तो वो हमारी शक्ल देखते थे, उनको समझ ही नहीं आता था हम बात क्या कर रहे हैं। सर ये अच्छा खासा नंबर है। मैं भी एक स्टैट्स देख रहा था, तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर की खुर्दनी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये हम ऑलिव पे आ जाएं तो हमारा वो आधा भी रह जाए तो एक अच्छा खासा। जी नहीं, बाकी कुकिंग ऑयल हम 90% इंपोर्ट करते हैं, या पाम ऑयल से। हम यहाँ पर अगर सनफ्लावर को प्रमोट करें तो हमें शायद पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये एक पॉलिसी हुकूमत की होनी चाहिए, जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं खाने पीने की, गंदम, दाल और कुकिंग ऑयल। ये लाजिम होना चाहिए कि इतना रकबा गंदम को जाएगा ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत न पड़े, इतना रकबा दालों को जाएगा ताकि हम दाल इंपोर्ट करने की ज़रूरत न पड़े। ये कंपलसरी होना चाहिए। और कुकिंग ऑयल का जो रॉ मटेरियल है, ख़ास तौर पर सनफ्लावर, हम वो ग्रो करें। तो इंपोर्ट करने की जब ज़रूरत नहीं होगी, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इसकी कीमत डॉलर में तय होती है, और गरीब जो है वो ये 3 चीज़ों के अलावा बहुत और कुछ नहीं खाता। तो हम सबसे ज़्यादा जो अफरात ज़र का बोझ डालते हैं वो गरीबों पर डालते हैं, ये चीज़ें इंपोर्ट करके। हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि ये चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ ग्रो करेंगे। एक और सुहाना ख्वाब आजकल हमें दिखाया जा रहा है, अब ये ख्वाब हकीकत है या नहीं इसके बारे में आप बताइएगा। कहते हैं कि हमारे पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मादनियात हैं। अभी अमेरिका से हमने कोई डील भी की है मादनियात को लेकर, और अभी रिसेंटली एक बयान में पढ़ रहा था कि हमारी जो तरबेला डैम की मट्टी है उसके अंदर 636 अरब डॉलर का सोना है। तो सर हमारे पास तो खाने को रोटी अब नहीं वो है। और इस बात पे, ये तरबेला की बात पे हंसने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, या रोने के अलावा? ये सब झूठ है, फरेब है। और जिस तरह इन्होंने सीपेक और CIAFC और ग्रीन इनिशिएटिव और उड़ान पाकिस्तान के वो सारे पतंग उड़ाए हैं, ये भी एक वैसे ही पतंग है। ऑल्दो ये तो चंद दिन भी नहीं चला, मादनियात तो है, लेकिन देखिए, अगेन बलूचिस्तान की बात करूँगा चूँकि ज़ाती तजुर्बा है। जी वहाँ कुछ 35 पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया क्वेटा में कि जब इन्वेस्ट करें। जी। मैं उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व था।
जब चले गए तो कराची में मेरी एक से मुलाकात हुई। उन 35 में एक हमारे रिश्तेदार भी है, 2 वैसे ही जानने वाले हैं, 35 में आधे लोग जानने वाले थे। उन्होंने कहा सर हम कैसे इन्वेस्ट करें? उसने कहा जी वो फ़लानी जगह आयरन और दरियाफ्त तो हुआ है कि यहाँ आयरन और है, सड़क नहीं है वहाँ पर, अब हम सड़क तो नहीं बनाएंगे। वहाँ पर मज़दूर होंगे, मज़दूर को रहने की जगह चाहिए, वो हम रोज़ 100 किलोमीटर मज़दूर को तो नहीं ले जाएंगे लाएंगे, घर कौन बनाएगा? हम घर तो नहीं बनाएंगे। मतलब वो सारी चीज़ें हम बनाएं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वारा नहीं खाएगा, हम फिर बेच नहीं पाएंगे। अच्छा, घर भी बना दिया, सड़क भी बना दी, पानी कहाँ से लाएंगे? वहाँ पानी नहीं है। तो ये सारी जो मसाइल है, ये सबको तय करना होता है एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ये नारा लगा देना कि जी करोड़ों रुपए के मादनियात है और किसी से एग्रीमेंट भी साइन कर लेना, ये वही मफरूज़ा है जो हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं और जिस पे मुल्क को चलाया जा रहा है। आप देखिएगा कि चंद महीनों के बाद ये मादनियात का किस्सा भी बैठ जाएगा, कोई नया किस्सा आएगा। तो सर इसमें हमारे अवाम मासूम हैं या फिर हमारे ये जो हुक्मरान हैं ये फ़नकार हैं कि जो कुछ ना कुछ नया ले आते हैं मार्केट में? अवाम मासूम नहीं है, हम्म, अवाम होशियार है, हम्म, अवाम शोर भी मचा रहे हैं और मचाने को तैयार भी है। इसीलिए तो ये पीका और 26 और 27 अमेंडमेंट आया है, चूँकि उनको अब अवाम से ख़तरा है कि अवाम अब खामोश नहीं बैठेंगे। सर बस लास्ट में 1-2 सवाल। सर ये जो गुज़िश्ता 4 साल हमारी इकॉनमी को लेकर गुज़रे हैं, ये हमारे बदतरीन साल थे हमारी ग्रोथ के हवाले से। अब आपको क्या लग रहा है इस साल जो हमारी ग्रोथ की प्रेडिक्शन है, कह रहे हैं कि 4.25 या 4.5 तक हो सकती है। आपके ख़्याल में आपको क्या लग रहा है कि हम कितना ग्रो करेंगे? ये नंबर्स बेमायने हो गए हैं, ये अपने दफ्तर में बैठ के नंबर क्रिएट करते हैं और ये इसकी महारत शौकत अज़ीज़ के ज़माने में हुई, मिली फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि नंबर को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये इनमें बड़ी महारत हासिल की है इन्होंने। तो ये सारे जो नंबर्स दे रहे हैं ये बेमायने हैं। जब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं होता, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते, बाकी जितने मर्ज़ी ये दावे करें ये सब दावे ही है बस। डॉलर सर इस वक्त तकरीबन 282 पे ट्रेड हो रहा है और रुपए के मुकाबले में। आपको लगता है कि ये रुपए की रियल वैल्यू यही है या इसमें भी आपको कोई हर लगती है हर मैनिपुलेशन? हर अशिया की जो कीमत होती है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के बुनियाद पे होती है। हमें डॉलर की डिमांड उस वक्त होती है जब हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है या कर्ज़े वापस करने होते हैं। डॉलर की सप्लाई एक्सपोर्ट से आनी होती है जो ये नहीं आ रही है, रेमिटेंस से आनी होती है जो थोड़ी बहुत आ जाती है, बाकी तो कर्ज़ों से आती है। तो जब तक कर्ज़े आते रहेंगे डॉलर की कीमत आगे पीछे होती रहेगी। जहाँ कोई बहरान छोटा सा भी आया वो डॉलर शूट करेगा। हमारे यहाँ अगर आप देखें डॉलर 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया से नहीं शूट करता है, वो अचानक 25 रुपया ऊपर हो जाता है, एक बर्स्ट आता है। तो वो बर्स्ट इसीलिए आता है कि आपने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो कंट्रोल अब नहीं होता है तो फिर वो ऊपर चला जाता है। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अगले 20 साल में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? और अगर वैसा चला जैसे आपने बताया है कि ये इस्लाहात कर लें तो फिर आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? लास्ट क्वेश्चन। आपका दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, पहले का नहीं देता मैं। सर अगर पहले का हमने भी दें। अगर हमने मईशत को पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए चलाया और एक मखसूस तबकों के लिए नहीं चलाया तो हम कर्ज़ों के मोहताज नहीं होंगे 20 साल के बाद। हम दूसरे गरीब मुल्कों को कर्ज़े देने के काबिल होंगे। बेरोज़गारी पे हम काबू पा चुके होंगे, गुर्बत पे काबू पा चुके होंगे, बच्चे सारे स्कूल में होंगे। ये एक रोशन मंज़र है जो मुमकिन है
जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, ये मुमकिन है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, वो भी बता दें, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। फिर मुझे नहीं पता पाकिस्तान मैप पे होगा कि नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, और जो आपने इससे पहले बताया वैसा हो। हम सब वैसे ही देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम देखना चलें चाहते हैं। सर। और मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि कहीं तो कोई मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आएगा और इस मुल्क की किस्मत को बदलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर शुक्रिया। मुलाकात होती है। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।